23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगे। 40 वुमेन विंग की ओर से बजट पूर्व पर चर्चा का आयोजन किया गया। नेहा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस परिचर्चा में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एक्सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर से जुड़ी महिलाएं, उद्यमियों ने भाग लिया। इनमें डॉक्टर सुनीता शर्मा, नीलम मित्तल, माही अग्रवाल, पूनम मदान शामिल रही। इसमें बजट के साथ ही कोरोना के बाद बदलते हालातों में प्रदेश के महिला उद्यमिता बढ़ाने के साथ ही एक दूसरे का सहयोग करने पर भी मंथन किया गया। केंद्रीय बजट के बाद अब सामने राज्य बजट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को जो है बजट पेश करेंगे। उस बजट में कई तरह की चीज़ें हैं, लोग उद्यमी जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, कई तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है उसमें है जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है, क्योंकि जो आप अगर सेंट्रल की बजट की बात करें तो वहाँ से भी जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने महिला सशक्तिकरण की बात की थी, और उसके बाद जो है अभी स्टेट बजट है। तो इस स्टेट बजट के अंदर जो है आज जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है राजस्थान के अंदर जो है महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, या जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो स्टार्टअप को लेके है, एमएसएमई को लेके है, और अदर बिजनेस है, उनमें किस तरह की जो है चीज़ें होनी चाहिए, क्या सरकार उनको हेल्प कर सकती है, क्या सरकार से उम्मीद है, इसकी शुरुआत हम करेंगे। महिला 40 विंग की अध्यक्ष नेहा गुप्ता जी से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार से अभी उनकी उम्मीदें हैं और किस तरह की जो है वो योजनाएं या किस तरह का जो है स्टार्टअप के लिए सरकार से उम्मीद रखती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, ये हम सब ने देखा, लेकिन स्टेट बजट के लिए बहुत सारी पहले से भी स्कीम्स हैं, चाहे उनकी उड़ान योजना है, चाहे उनकी उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, या फिर उनकी आयम शक्ति योजना है। आयम शक्ति के अंदर में भी कम से कम 9 उनकी योजनाएं हैं जो ग्राउंड रूट लेवल की महिलाओं को मेन स्ट्रीम स्किल डेवलपमेंट से, पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड, और उनको कोई ना कोई बिज़नेस कराने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से जोड़ती है। लेकिन वो हम कोशिश कर रहे हैं 8 से 10 पे आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अर्बन और सेमी अर्बन महिलाएं हैं जो ऑलरेडी पढ़ी लिखी हैं, जो स्किल्ड हैं, उनके लिए एक इकोसिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है कि हाँ, हम ग्रास रूट पे स्टेट लेवल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, हाइजीन से लेके हम लोग स्किल डेवलपमेंट तक, पढ़ाई तक लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन वहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। विमेंस 2 ही तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, या तो प्रोफेशनल होके या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर होके। वुमेन एंटरप्रेन्योर का देखें तो राजस्थान की जो महिलाएं हैं 3.4 पे स्टैंड करती हैं, जो बिहार और यूपी से भी कम है। अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा, अपनी स्टेट की आधी आबादी को प्रमोट किया जाएगा, उनको एक इकोसिस्टम दिया जाएगा, एक फिजिकल हब दिया जाएगा, जिससे विभिन्न जो आप सिडबी ले लीजिए, या आप एसबीआई ले लीजिए, या एमएसएमई ले लीजिए, या राजविका ले लीजिए, स्टेट सेंट्रल जितने भी हैं सबकी कुछ ना कुछ स्कीम्स ज़रूर हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं अपने एग्जीबिशन को लेके विमेंस के लिए स्कीम्स हैं, लेकिन अगर उनको एक इकोसिस्टम दिया जाए, एक फिजिकल हब दिया जाए, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने आई स्टार्ट के थ्रू कोशिश की थी कि जितनी भी योजनाएं हैं वो एक सेंटर पॉइंट पे गूगल के थ्रू और एक सर्च इंजन के माध्यम से हम लोग को पता चले, लेकिन वो भी फेल साबित हुई है। उसे हमने ये समझा है कि हर चीज़ का गूगल एक तरीका नहीं हो सकता है, हम लोग को कहीं ना कहीं इंटरनेट से उबर के जो फिजिकल फॉर्म है उस पर दोबारा आना ही पड़ेगा। अगर वहीं महिलाओं की स्कीम्स भी होगी, वहाँ मेंटोरशिप भी होगी, और एक स्किल डेवलपमेंट भी होगा, सेंटर भी होगा, तो हम शायद बहुत अच्छा ग्रो कर सकेंगे। जैसे नेहा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्रदेश की आधी आबादी को ये नेतृत्व करती हैं, क्योंकि 40 महिला विंग्स की अध्यक्ष हैं, तो उनका जो है बजट में जो है महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर जो है सरकार से कई तरह की उम्मीदें हैं। तो अब नेहा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो स्टेट में जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जो आप गवर्नमेंट बात, क्या चीज़ होनी चाहिए? जैसे एक वन रूफ हो जहाँ उन्हें सब तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हों, या किस तरह के टैक्सेस को लेके है, या किस तरह की स्कीम्स को लेके जो आप सरकार से उम्मीद कर रही हैं? जी, टैक्सेस की बात करें तो देखिए, वो टैक्सेस तो कहीं ना कहीं हम लोग इंडस्ट्री वाइज ही देख सकते हैं। जैसे मैं रियल एस्टेट का बोलूँ तो रियल एस्टेट में जहाँ हम लोगों को एक रजिस्ट्री में रिबेट मिली है, वही अगर कमर्शियल पट्टे और रीको के में रिबेट मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो जो पट्टे हैं वो विमेन के नाम पे चले जाएंगे। जैसे एक घर की रजिस्ट्रियाँ आजकल विमेन के नाम पे चली गई हैं, तो इसी तरह से हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक थोड़ा थोड़ा देख के अगर विमेन को करा जाए, जैसे आप कैपिटल गेन पे आप विमेन का टैक्स कम करेंगे तो डेफिनेटली वो शेयर्स भी विमेन के नाम पे ही खरीदे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विमेन अकाउंट और विमेन के हाथ में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये अगर पुश किया जाए तो कहीं ना कहीं हम उनको सशक्त करेंगे और सेल्फ रिलायंट करेंगे।
वुमेन अकाउंट सेविंग और ये जो चीज़ें इस तरह से जो है हम इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम मैम से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस बजट को देखती हैं और किस तरह की योजनाओं पर आपको देखना है? मैं डॉक्टर पूनम मदान हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी 40 वुमेन विंग। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत की आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले। हम जानते हैं कि महिलाओं के स्टार्टअप बहुत कम है, हमेशा से महिलाएं घर में रही, अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो कुछ खास प्रावधान, खास स्कीम, खास सब्सिडी, खास पोर्टल्स महिलाओं के लिए खास किया जाए, क्या तो ताकि महिलाएं पुरुषों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के चल सकें। अगर हम बात करते हैं तो हमें अधिकार चाहिए किसका? अच्छी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, अच्छी सेविंग का और अच्छी ग्रोथ का। वी वांट टू ग्रो, जितना पुरुषों से आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो हैं। 2-2.5% भी स्टार्टअप नहीं है महिलाओं के, तो उनके लिए कुछ खास तो करना ही होगा, कुछ खास योजनाएं लानी होंगी, नहीं तो कैसे होगा, उसको कवर करना होगा। महिलाओं के वैसे मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं हैं आजकल पुरुष से बहुत ही ज़्यादा का जो है 19-20 का भी आप माने के चले तो बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो है आप देखेंगे तो महिलाओं का काफ़ी दबाव वर्चस्व है उसके अंदर। तो अब मैं आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की जो है आप फैसिलिटी या राज्य बजट में उम्मीद रखती हैं सरकार से जो महिलाओं को आगे बढ़ाए? मुझे ये लगता है कि हमारे पास स्कीम्स तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक नहीं आती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचे और हमें कैसे ये पता चले कि भाई ये स्कीम्स अवेलेबल हैं, वो नॉलेज हमारे को मिलनी चाहिए। वो नॉलेज मिले और जितनी स्कीम्स और दे सकते हैं, जितना हमें सशक्त कर सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पर उसके बाद जो हम लोगों ने स्कीम्स बनाई वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आए, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे हमें प्रदान की जाए, कैसे और लोगों को प्रदान की जाए, जो कि हम तो फिर भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, पर जो गृहिणियाँ हैं जिनको पता है कि अगर वो स्टार्टअप्स करेंगी तो उनको कुछ रिबेट्स मिल सकते हैं, सब्सिडी मिल सकती है, तो उसके बारे में हमें विमेन को एजुकेट करने की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी बड़ी है स्कीम्स बनाने की। ये भी एक अच्छी बात है कि जो है सरकार स्कीमें बहुत लाती है, महिला सशक्तिकरण की बात भी करती है, लेकिन जो वो स्कीमें हैं वो उन तक पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि उनका जो सर्कुलेशन है या कि जो उनकी मार्केटिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा नहीं है, तो इस कारण वो जो है उसका लाभ नहीं ले पाती। अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप किस तरह से एजुकेशन है या किसी भी सेक्टर में जो है किस तरह की परेशानी रहती है और आप क्या चाहती हैं सरकार से, किस तरह से? एजुकेशन सेक्टर में गर्ल्स के लिए कहीं कहीं कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन तब भी वो बेनिफिट्स पूरी तरह से सशक्त नहीं है। आज मैं अगर खुद की डॉटर का एग्जांपल ले लूँ, शी इज़ अपीयर्ड फॉर हर नीट, लेकिन नीट के लिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि देर आर सर्टन इतने सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए तो एडमिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नॉट एवरी पर्सन इज एबल टू पे 1 CR फॉर education into medical and such streams, so you need to have the category reservation for girls also in a better way, तभी हम अपने बच्चों को एक अच्छी education दे पाएंगे, वरना we are not able to do it in a best way। and employers के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो government employees के लिए you have the benefits of 6th pay commission, 7th pay commission and all these factors, लेकिन इस तरह के कोई भी benefits private companies में नहीं है। the government at a national level should compulsorily enforce the 6th and 7th pay and 8th pay commission salary structures for the employment for private companies also, तभी women will be able to really come to the equal level of men in all sectors also, because that is very important। and जब तक हमारी income as compared to male wing वो equalize नहीं होगी, we will not be able to prove ourselves in spite of the fact that we can do everything in a better way, but still we are always kept in that way। फिर प्रोफेशनली भी अगर आप देखें तो टैक्स लेवल्स आर सो हाई, टैक्स देने में अगर आपकी इनकम इसी तरह से ख़त्म हो गई, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? अगर वी वांट टू गिव द बेस्ट एजुकेशन, द बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड द बेस्ट अपब्रिंगिंग टू द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी, दीज फैक्टर्स आर सर्टनली टू बी टेकन केयर ऑफ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम किस तरह से देखती हैं इस बजट में, क्या उम्मीदें हैं इसके सरकार से आपकी? मेरी इस बजट में उम्मीदें सरकार से ये रहेगी, अभी कोविड के दौरान हमने देखा कि जो डेली वेजेस पे हमारे वर्कर्स हैं, आप लेबर्स कह लीजिए या फिर क्राफ्ट्स पर्सन भी कह लीजिए, उनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, बट उन्हें उसका पता ही नहीं है। तो आई थिंक द कम्युनिकेशन गैप, जो डिफ़िकल्टी है स्कीम्स और जिनको मिलना चाहिए उसमें, वो ब्रिज होना चाहिए। जैसे हमारी अध्यक्ष नेहा जी ने भी कहा कि एक इकोसिस्टम बनना चाहिए, वो इकोसिस्टम स्पेशली विमेन को केटर करते हुए बनना चाहिए, जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए बोल तो रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, स्टार्टअप इंडिया हो रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच ही नहीं रही है। उसके लिए हमारे पास वर्कशॉप, स्किल सेट वगैरह डेवलप हो ही नहीं रहा है। तो आई थिंक उन सेशंस पे वर्किंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए।
सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात तो करती है, लेकिन जो धरातल है उसमें ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपसे मैम क्या किस तरह से देखती है इस बजट को, क्या होना चाहिए? मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमें काम करने की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में, एमएसएमई सेक्टर जो है हमारा, बिकॉज़ जो वहाँ की विमेन है अभी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हैं। अभी आप देखेंगे कि हर जगह हर घर में कोई ऑनलाइन कुछ कर रहा है या घर से ही वहाँ की लेडीज़ भी सब चीज़ें कर रही है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली अगर उनको हेल्प मिले या कुछ ऐसा स्कीम आए जो उनके लिए कुछ हेल्प कर सके तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि हर एक विमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे मेन चीज़ है कि वो डिपेंड रहती हैं। इवन सिर्फ हम अगर रूरल एरियाज़ की बात नहीं करें तो नॉर्मली भी जो हाउसवाइफ है वो सारी डिपेंड रहती हैं। तो थोड़ा सा अगर इस तरह की कोई स्कीम हो जिससे कि वो अपने आप को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील कर सके, तो मेरा सबसे मेन कंसर्न यही है। थैंक यू। यस मैम, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से इस बजट को देखती हैं और क्या आप उम्मीद करती हैं सरकार से कि इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ क्या चीज़ें की जाएँ? हाय, मैं मेघा गुप्ता। मैं ऑलरेडी विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो मतलब सारी चीज़ें हमने सुन ली इंडस्ट्री एंड ऑल, पर महिला सुरक्षा पे भी हमें एक बजट चाहिए। हमें चाहिए कि आप एक स्पेशल बजट रखें जहाँ कैमराज लगाए जाएँ, जहाँ पर एक स्पेशल हेल्प टीम हो जो एक नंबर पे आए। मुझे पता है एक हमारा मिशन चला था गरिमा, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, नंबर्स बिजी रहते थे। तो मैं चाहूँगी कि एक बजट हो जिसमें महिला सुरक्षा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा वो हो। प्लस डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि हम सब गृहिणी तो हैं ही, तो हमारी किचन्स में थोड़ा तो हमें राहत मिले। तो अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, अगर हम उनको थोड़ा सा हम कम लेकर आएंगे तो वो जो पूरा एक सर्किल है जो हमारे किचन्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। तो ये हमने बात की महिला 40 विंग्स की प्रतिनिधियों से जो अलग अलग विभिन्न सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जिनका कहना है कि सरकार जो है उन्हें कई तरह की जो जानकारियां जो उपलब्ध नहीं हुई थी वो उपलब्ध कराए, फाइनेंशियली की सुविधा उपलब्ध कराए। और जो है सबसे बड़ी बात है कि जो पेट्रोल डीजल के लिए है आज वो एक आवाज़ फिर वो भी उठी कि पेट्रोल डीजल में भी जो सरकार उनको कुछ राहत दे। पत्रिका टीवी के लिए नरेंद्र सिंह सोलंकी।